हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर मई 2023 के। हमारे जो ये करंट अफेयर हैं ये डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल किए होते हैं और गिरिराज न्यूज़पेपर जो वीकली आता है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दी ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। पहला हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम किस ब्रांड के तहत रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा हिमक्राफ्ट। हिमाचल प्रदेश में जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कॉरपोरेशन है उसका नाम अब हिमक्राफ्ट के नाम पे रखा जाएगा। और क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को एक ब्रांड का नाम दे देते हो तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। और जो हिमाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसकी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही, इसके साथ साथ ही जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर भी इनकी हैंडलूम की वहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड है। तो इसके लिए एम ये रखा गया है इसका कि जो आर्टिशंस हैं उनकी इनकम को भी बढ़ावा मिलेगा इससे, और जो एक कस्टमर बेस जो है वो मिल जाएगा, मतलब एक्सपैंड हो जाएगा उनका जो कस्टमर बेस है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है हमारी फिर ज़्यादा होगी और ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। जैसे कि इसको एक ब्रांड का नेम मिल जाएगा तो उससे ऑथेंटिसिटी भी मिल जाती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है और स्टेट के जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर लोगों का विश्वास भी ज़्यादा बढ़ता है। और ये जो नया ब्रांड होगा हिमक्राफ्ट, इसकी अपनी एक वेबसाइट भी होगी, सोशल मीडिया भी होगा और इसके साथ साथ ही एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी चलाए जाएंगे ताकि जो सेल्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए एक तरह का ये स्टेप है जो गवर्नमेंट उठा रही है। G20 का जब समिट हुआ था तो हमारे पीएम ने हिमाचल से भी 2-3 चीज़ों को इंटरनेशनल डेलीगेट्स को दिया था। अगर आप लोगों को याद है कि क्या क्या चीज़ें थी जो दी गई थी इंटरनेशनल डेलीगेट्स को तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पर्टिकुलर कंट्री का नाम प्लस हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से जो चीज़ें दी गई थी उनका नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमार क्लूनी जो फिल्म अभी फिर प्रेस की अवार्ड के लिए सिलेक्ट की गई है उसके डायरेक्टर कौन है? तो ये है सिद्धार्थ चौहान। सिद्धार्थ चौहान शिमला से बिलोंग करते हैं। इस मूवी ने टाइम टू टाइम ये बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है। हमने कुछ एक डिस्कस भी किए थे अपने करंट अफेयर्स में, जैसे कि 26th तैलीन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में इसे स्पेशल ज्यूरी प्राइज मिला था। इसके साथ ही बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया का अवार्ड मिला था सिद्धार्थ चौहान को प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला में। और अब ये नॉमिनेट की गई है फिप्रेस की इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 अवार्ड के लिए। बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ इस फिल्म का नाम आया है, उनके साथ इसे नॉमिनेशन में शामिल किया गया था, जो कि सिद्धार्थ चौहान कह रहे थे उनके लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है। ये फिल्म बेसिकली शिमला और शिमला के आसपास वाले एरिया में फिल्माई गई है और इसमें एक बिल्डिंग में रहने वाली 3 औरतों की कहानी बताई है जो अपनी लाइफ के अकेलेपन से और जो भी जितने स्ट्रगल्स होते हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऊना में। डिस्ट्रिक्ट ऊना में 2018 में ही इसकी नींव रख दी गई थी, लेकिन इसे फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली थी। अब ये न्यूज़ में इसीलिए आया था बिकॉज इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना में बनने से इसके ऊना के आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि कांगड़ा हो गया, हमीरपुर, बिलासपुर, इनको जो सुविधाएं पहले चंडीगढ़ में मिलती थी अब ये सारी सुविधाएं इनको ऊना में ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा ऐसा एनिमल है जिसे वर्मिन घोषित किए जाने की संभावना है? तो मंकी को वर्मिन घोषित किए जाने की संभावना है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि वर्मिन एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं। वर्मिन एनिमल वो छोटे जंगली जानवर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चूहे हो गए, जो अपने साथ डिजीजेस को कैरी करते हैं या फिर प्लांट्स और फूड क्रॉप्स को बर्बाद करते हैं। तो अब मंकी को वर्मिन कहलाए जाने के लिए संभावना क्यों है, इसके लिए जो हाई कोर्ट है हमारे, उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि पहले कह दिया गया है सरकार को इसके बारे में विचार करने के लिए, अब उन्होंने जवाब मांगा है कि आप लोग ये बताओ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचा है। वर्मिन मंकी को इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज मंकी के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी डेथ भी हुई है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि शिमला में एक लड़की जो 3rd फ्लोर पे अपने घर में कपड़े सुखाने के लिए गई थी, मंकीज ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और जिसकी वजह से वो 3rd फ्लोर से गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो मतलब मंकीज के टेरर के कारण मौत भी हो जा रही है। तो इस चीज़ को इग्नोर तो नहीं
किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो मंकीज़ हैं उनको वर्मिन घोषित किए जाने की संभावना है। और मंकीज़ के खिलाफ ये सिंगल केस ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट किया गया है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पर मंकीज़ ने अटैक किया है और जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनावर स्कूल जो है हिमाचल के किस जिले में लोकेटेड है? तो ये सोलन में लोकेटेड है। और ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ था? सनावर स्कूल जो है बहुत फेमस स्कूल है, हिमाचल प्रदेश का वर्ल्ड फेमस स्कूल है और कई बार एज इट इज़ ये पेपर में पूछ लिया जाता है। अभी ये न्यूज़ में इसीलिए आया हुआ था बिकॉज सनावर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं जो सनावर स्कूल के, उनको एक अवार्ड मिला है, दी ग्लोबल एजू आइकन्स द क्रूसेडर ऑफ एजुकेशन अवार्ड फॉर 2022-23। ये अवार्ड इन्हें दिल्ली में दिया गया है। इनका नाम है हिम्मत सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईआईटी मंडी ने एक एल्गोरिदम बनाया है जो कि बिल्डिंग्स में HVAC सिस्टम में फेलियर को डिटेक्ट करता है। ये किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने बनाया हुआ है? तो ये इन्होंने बनाया है फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके, फ्रांस की यूनिवर्सिटी डे लॉरेन के साथ कोलैबोरेट करके आईआईटी मंडी ने ये एल्गोरिदम बनाया है। जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी कि HVAC सिस्टम्स लगे होते हैं बिल्डिंग्स में, और ये जो एल्गोरिदम है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि अगर इन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कोई भी फॉल्ट है तो उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ये जो सिस्टम होते हैं, जैसे इनको क्यों इंस्टॉल किया गया होता है बिल्डिंग्स में, किसी भी तरह का जो थर्मल कंफर्ट है उसको मेंटेन करने के लिए बिल्डिंग्स में इन्हें इंस्टॉल किया जाता है। और इनमें एक तरह के जो वॉल्यूम टर्मिनल बॉक्सेस होते हैं वो लगाए गए होते हैं, और ये जो वॉल्यूम टर्मिनल बॉक्सेस होते हैं ये क्या करते हैं, बिल्डिंग के हर एक जोन में कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड एयर को भेजते हैं। तो लेकिन इनमें कई बार फॉल्ट भी आ जाता है। अगर आप मैनुअली इन फॉल्ट को डिटेक्ट करोगे तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो है, कॉस्टली है और एरर प्रोन प्रोसेस है। तो अब ये जो एल्गोरिदम बनाया गया है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा इन सारे फेलियर्स को, और इसमें जो एक्यूरेसी है वो भी थोड़ी सी मतलब एक्यूरेसी भी इसमें अच्छी बताई जा रही है। तो आईआईटी मंडी टाइम टू टाइम बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करता रहता है जो इम्पॉर्टेंट भी होती हैं इनकी रिसर्च, और यूनिवर्सिटी डे लॉरेन फ्रांस, इनके साथ मिलकर के इन्होंने अभी ये एल्गोरिदम बनाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला ऐसा कौन सा आर्मी कैंट है जिन्होंने कि सिविलियन एरिया कंट्रोल खो दिया है? तो ये है हमारा योल इन धर्मशाला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिविलियन एरिया का कंट्रोल खो दिया है? इसका ये मतलब है कि अब आर्मी एरिया और जो सिविलियन एरिया है ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा। पहला ऐसा बन गया है योल कैंट जिन्होंने कि जो सिविलियन एरिया ये पहले कैंट के अंदर आता था उसको पूरा सेपरेट कर दिया गया है, और अब ये म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आ जाएगा। लोगों ने ऐसे क्यों डिमांड की? बहुत सारे लंबे टाइम से ये डिमांड चल रही थी वहाँ के लोगों की कि आर्मी एरिया से इसे सेपरेट कर दिया जाए। ये डिमांड किस कारण से चल रही थी? बिकॉज लोगों का ये कहना था कि आर्मी का क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल है तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट आर्किटेक्चरल कंट्रोल है यहाँ पर, एडिशनल टैक्सेस हैं जो उनको पे करने पड़ते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं, बिजनेस के लॉसेस हो जाते हैं लोगों के। सेकंड कि जो बोर्ड की फंक्शनिंग है, जो कैंट बोर्ड की फंक्शनिंग है उसमें भी उनको ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इतनी सारी वजहें थी जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही थी, और फाइनली अब जाकर के योल में ये डिमांड पूरी कर दी गई है। तो अब ये एरिया जो आ जाएगा वो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आ जाएगा और आर्मी का एक अपना सेपरेट से एरिया हो जाएगा। मतलब जो सिविलियन एरिया था साइड में कैंट के अंदर जो पहले आता था, अब उसके ऊपर आर्मी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी की सेल कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगाने की मनाही है? तो ये है आपका आर्टिकल 287 और 288। हिमाचल प्रदेश की जो नई गवर्नमेंट बनी है इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक वाटर सेस लगाया था। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 75,000 करोड़ रुपए के डेट के नीचे है, और जो नई गवर्नमेंट बनी है इनका ये मानना है कि हमको एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए दो तरह के सेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। एक तो काऊ सेस हो गया था जो शराब की बोतलों के ऊपर लग रहा है, सेकंड ये वाटर सेस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया गया है। लेकिन
अब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जो भी स्टेट की गवर्नमेंट ये वाटर सेस लगा रही है वो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर दे, बिकॉज़ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम लोगों को ये पता है कि पहले इससे हिमाचल से पहले उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वाटर सेस लगाया हुआ है। तो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो ये वाटर सेस लगाया गया था, इससे जो पंजाब है, हमारे नेबरिंग स्टेट्स और हरियाणा है, इनको भी इश्यूज़ हुए थे। लेकिन हमारे सीएम ने ये कह दिया था कि भाई देखो, ये जो वाटर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर हम ये सेस लगा सकते हैं बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पर काम करते हैं तो उससे हमारी ही लैंड सफ़र कर रही है, हमारे ही लोग सफ़र कर रहे हैं। तो क्या हमको इतना सा राइट नहीं है कि हम इसके ऊपर सेस लगा करके एक एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट करें? लेकिन अब सेंटर ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, और कॉन्स्टिट्यूशनल में भी ये कहा गया है आर्टिकल 287 और 88 के अंतर्गत कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही है इसके ऊपर आप टैक्स को लगा रहे हो तो वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि टैक्स और सेस में क्या डिफरेंस है, बिकॉज हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये तो सेस है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, नॉर्मली तौर पर तो ये टैक्स ही है जो लोगों के द्वारा ही पे किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि टैक्स और सेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब आगे क्या स्टेप लेगी हमारी गवर्नमेंट ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तो इस टैक्स को इस सेस को कह दिया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट सतोपंथ पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? माउंट सतोपंथ चोटी किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तराखंड में है। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था कि जो बलजीत कौर हैं बलजीत कौर जो है वो माउंट अन्नपूर्णा से रेस्क्यू कर ली गई थी, और रेस्क्यू होते ही उनका जो नया मिशन है वो अब माउंट सतोपंथ पीक है। ये उत्तराखंड में है और इसकी जो हाइट है वो 7075 मीटर है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आई हुई थी कि बलजीत कौर जो है अब इसको चढ़ने जा रही हैं। बलजीत कौर जो है वो हिमाचल की एक पर्वतारोही है और ये हिमाचल के सोलन जिले से बिलोंग करती है। हमने इसे पता नहीं कितने टाइम डिस्कस किया हुआ है। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ ये बताओगे कि इनके जो विलेज का नाम है वो क्या है। तो कुल मिलाकर के ये करंट अफेयर थे हमारे इस वीक के 1 से 7 मई तक के, और 4 न्यूज़पेपर से हम ये सारे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं वीकली के। इसमें जो गिरिराज की मैगजीन आती है वीकली, उसके सेपरेटली करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं, और बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी ट्रिब्यून, अमर उजाला, इन सब के मिलाकर के जो करंट अफेयर हैं वो हम अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, वैसे तो सारे न्यूज़पेपर में सेम ही छपेंगे, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर, जैसे कोई आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है और दी ट्रिब्यून ने कवर नहीं किया है। और गिरिराज में वैसे तो मैक्सिमम करंट अफेयर आ ही जाते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो सारे ही वो कवर नहीं करता है, बिकॉज आप चाहे इनकी डिस्कशन को देख लेना, गिरिराज न्यूज़पेपर की जो आती है। अभी हम ये वाली जो डिस्कशन करते हैं दी ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया वाली, इसमें बहुत सारी न्यूज़ जो है वो डिफरेंट होती है। गिरिराज करंट अफेयर वाली जो मैगजीन होती है वो ज़्यादा आपकी बेनिफिशियल होती है करंट जीके के तौर पर। करंट जीके मतलब जैसे उसमें ना हिमाचल की जो स्टैटिक जीके होती है उसी से रिलेटिव उसको भी कवर किया होता है। तो जो टॉपिक्स कवर किए होते हैं उन्हीं में से भी स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।